हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज इस बुक का हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आज ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी इस चैप्टर को पहले से ही हम 2 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 3 में जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ मंगोल्स, चंगेज़ खान, दिल्ली सल्तनत वर्सेस मंगोल्स। ठीक है, तो हम इस वाले जो टॉपिक है इनको आज देखेंगे अच्छे से कि किस तरह से जो चंगेज़ खान है, मंगोल्स हैं, उनका क्या रोल रहा है। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो वीडियोस के जो लिंक होते हैं बिल्कुल टाइम पर मिल जाएंगे। बाकी जो मैं चीज़ें अवेलेबल कराती हूँ वो भी आपको मिल जाएंगी। तो नीचे आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में मैं एशियन इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा चुकी हूँ जो आर एस शर्मा जी ने लिखी है, तो आप चाहे तो मेरे उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए अपने पार्ट 3 को चैप्टर 6 के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, द मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। लास्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे वो ये थे, बलबन तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से जो स्लेव डायनेस्टी है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक उसको फाउंड करते हैं। ठीक है, फाउंडर थे वो। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आते हैं, उनकी बेटी रज़िया सुल्तान, उसके बाद फिर बलबन। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंगोल्स और साथ में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी जब ये डायनेस्टी रूल कर रही थी अपनी स्लेव डायनेस्टी बलबन के टाइम तक, उस बीच क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मंगोल्स की तरफ से और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ से। देखिए, वैसे अगर हम देखें भारत की जो नेचुरल बाउंड्री है वो पूरी तरह से इंडिया को बचा के रखती है, लेकिन अगर हम उसके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें, जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये भारत कुछ इस तरह से ऊपर से, तो ये तो पूरा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इतने बड़े बड़े ये पूरे पहाड़ हैं, कौन चढ़ के आएगा यहाँ से भी अपनी सेना के साथ। ठीक है, लेकिन जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से बाहर से बहुत सारे जो लोग थे वो भारत में आ जा सकते थे, तो यही कहीं ना कहीं इंडिया की एक वीकनेस बन जाता है। ओके, तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था हमेशा से इंडिया को इधर से खतरा रहा है, क्योंकि दूसरी साइड तो क्या था, पहाड़ थे, लेकिन इधर बहुत सारे जो माउंटेन पासिस थे, तो वहाँ से निकल के बहुत सारे इन्वेडर्स भारत में घुसते हैं, जैसे कि हुन्स हैं, सिंथियान्स है। ठीक है, ये सब भारत में घुसते हैं और यहाँ पर पेनिट्रेट करते हैं और धीरे धीरे अपनी जो एम्पायर है उसको स्टैब्लिश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ द कॉन्फिग्रेशन ऑफ दिस माउंटेन वॉज सच दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इन्वेडर फ्रॉम रीचिंग द फर्टाइल वैली ऑफ द पंजाब सिंध इट वॉज नेसेसरी टू कंट्रोल द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम काबुल टू गजनी एंड कंधार। तो यहाँ पर पहले से जो भी रूलर्स रह रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो इस कंधार, गजनी, इस वाले एरिया से आगे किसी को ना आने थे। वैसे तो जो पंजाब और सिंध वाला पार्ट था बहुत फर्टाइल था, और एक बार अगर कोई यहाँ पर आ गया तो यहाँ इस फर्टाइल वाली पार्ट को देखकर हर किसी का लालच भारत की तरफ बढ़ ही जाता था। ठीक है, और इधर पूरे हमारे इधर साइड में क्या था, पूरा हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, तो ये मेन रूट था सेंट्रल एशिया और भारत के बीच का, कि अगर किसी को आना है तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन है इनमें से जो माउंटेन पासिस निकलते हैं वहाँ से वो आ जाया करता था। Due to the fluid situation in West Asia, Delhi's sultanates were not able to attain this frontier and posing a persistent danger to India. देखो, शुरुआत में दिल्ली सल्तनत अपने आप को इतना स्ट्रांग भी नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं बाकी सबसे, अपने आप को स्टेबल ही नहीं कर पा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कहाँ से स्टेबल करेगी। लेकिन जैसे ही जो ख्वारिज़म एम्पायर है उसका राइज होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, जो गुरिद डायनेस्टी है वो वेस्ट में ना जाकर इधर ईस्ट में क्यों आती है इंडिया की तरफ, क्योंकि वेस्ट में उसको कौन नहीं जाने दे रहा था, जो ये ख्वारिज़म एम्पायर थी। ये सेंट्रल एशिया पर अपना रूल जमाए बैठी थी, और ख्वारिज़म एम्पायर उस समय बहुत ही पावरफुल एम्पायर थी। तो जो गुरिड्स होते हैं ये इधर ना जाके ये इधर भारत में आने की कोशिश करते हैं ईस्ट में, और आ भी जाते हैं। यही लोग तो हैं जो आगे चल के पूरा दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करेंगे, तो इसलिए जो गुरिड्स हैं वो इधर जाते हैं। तो इसलिए एक रीज़न ये भी है कि जो गुरिड्स हैं वो क्यों काबुल की तरफ, क्यों भारत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरी साइड तो कौन बैठे थे, ख्वारिज़म बैठे हुए थे, तो यहाँ पर गुरिड्स अपनी सारी पावर खो बैठते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो ख्वारिज़म एम्पायर था ये भी क्या चाहता था, इधर, ठीक है ना, इस साइड आना, और इंडस रिवर तक ये पहुंच भी जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहता है दोनों के ही बीच में, जो गुरिद डायनेस्टी है उसके बीच में भी और जो ख्वारिज़म एम्पायर है उसके बीच में भी, कि नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से कौन जीतेगा। ठीक है, तो चलता रहता है। ख्वारिज़म एम्पायर के जो रूलर हैं वो हमेशा झगड़े में लगे रहते थे, किसके साथ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर्स थे। ठीक है, अब यहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हमें देखने के लिए मिलती थी। दिस वॉज द अराइवल ऑफ चंगेज़ खान। अब होता क्या है कि अब आते हैं चंगेज़ खान की बारी। ये एक मंगोल लीडर था। ठीक है, मंगोल, जब आप चाइना वाला मैप देखोगे तो चाइना से ऊपर आपको यहाँ मंगोल दिखाई देगा। ठीक है, मंगोलिया, तो वहीं पर से ये चंगेज़ खान आता है, एक मंगोल लीडर था, और ये अपने आप को क्या बोलता था, द स्काउज ऑफ गॉड। ठीक है, जो ये मंगोल सबसे पहले आके ख्वारिज़म एम्पायर पे ही अटैक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया में उस टाइम पर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल था तो वो ख्वारिज़म एम्पायर थी। तो मंगोल्स क्या चाहते थे कि पूरे सेंट्रल एशिया पे उनका कब्जा हो जाए, तो वो सबसे पहले आके 1218 में इस ख्वारिज़म एम्पायर को हटाते हैं। ख्वारिज़म एम्पायर को हटा दिया, फ़ायदा किसको पहुंचा, गुरिद डायनेस्टी को फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि ये जो ख्वारिज़म एम्पायर सबसे ज़्यादा किसको परेशान कर रहा था, जो गुरिद डायनेस्टी वाले जो लोग थे उन्हीं को परेशान कर रहा था। अब जब मंगोल्स यहाँ पर ख्वारिज़म एम्पायर में अटैक करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत लूटपाट करते हैं, जो एक बहुत अच्छी अच्छी जो
सिटीज़ हुआ करती थी ख्वारिज़म एम्पायर की, कैस्पियन सी से पूरा गजनी ईरान तक सब कुछ तबाह कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो तुर्किश सोल्जर होते हैं उनको अपने साथ मंगोल लेके चले जाते हैं। यहाँ पर इतनी तबाही मचा देते हैं कि बहुत सारे लोग अगर जो सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर दिया करते थे ना कि भाई हमें आपकी जो सुजनिटी है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते थे। ठीक है, बहुत क्रूअल होते थे, यहाँ तक कि जो बच्चे होते थे, वुमेंस होती थी, उनकी भी स्लॉटिंग करते थे या फिर उनको गुलाम बना के रख लिया करते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। जो अच्छे क्राफ्ट्समैन होते थे, अब जो ख्वारिज़म एम्पायर है कोई ऐसा वैसा एम्पायर तो था नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत सारे जो अच्छे अच्छे जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग थे वो दिखाई देंगे। तो इन्होंने मंगोल्स आर्मी ने क्या करा, इनको अपने साथ ले गए जो क्राफ्ट्समैन थे कि अब तक तो आपने ख्वारिज़म शाह के अंदर अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करी, अब आप मंगोल है, जो मंगोल की आर्मी है उसके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया शुरुआत में। अब इससे क्या हुआ, उस जगह की इकोनॉमी पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, साथ में जो वहाँ की जो लोगों की कल्चरल लाइफ है उस पर भी तो फ़र्क पड़ेगा। अब धीरे धीरे होता क्या है, जब वहाँ पर अच्छे से ये मंगोल्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो ये वहाँ पर जब अटैक करते हैं तो उस जगह को अपना समझ के तो अटैक करते ही नहीं है, लेकिन जब वहाँ उस जगह को कॉन्क्वायर कर लेते हैं उसके बाद फिर अपने आप को कहते हैं कि हाँ भाई चलो अब तो ये हमारा हुआ, अब यहाँ पर फिर अपने हिसाब से रूल करेंगे। तो जब तक ये उस जगह को अपना नहीं समझ लेते जब तक तो पूरी तबाही मचाते हैं ना, फिर धीरे धीरे ये पीस लॉ वहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर तो उसकी बात तक जो पूरा मेडिटेरियन पार्ट है वो सब इन्हीं के हाथों चला गया था, मंगोल्स के हाथों। धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी जो जनरेशन होती है पास्ट बिफोर ईरान, तुरान, इराक वर एबल टू रिकवर देयर प्रीवियस प्रोस्पेरिटी। धीरे धीरे जितना भी जो एरिया था वापस से अपनी जो प्रीवियस प्रोस्पेरिटी थी उसको गेन कर लेता है। ठीक है, मंगोल्स ऑनस्लॉट हैड सीरियस रिपरकशन ऑन द सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड मेनी प्रिंसेस, लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर, थियोलॉजियंस, लर्नड मैन, पर्सन फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज फ्लॉक टू दिल्ली। अब यहाँ पर जो ख्वारिज़म शाह जो एम्पायर थी, ख्वारिज़म एम्पायर थी, जो जब इस पर मंगोल्स का अटैक हो जाता है तो बहुत सारे यहाँ पर स्कॉलर्स होते हैं, थियोलॉजियंस होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो मंगोल्स के अंदर है कि रूल करें, या उनको पता था कि मार देंगे हमें ज़्यादा कुछ अगर हम अपनी मनमानी करेंगे। तो ये जो स्कॉलर्स होते हैं, थियोलॉजियंस होते हैं, लर्न मैन होते हैं, ये कहाँ भागते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, क्योंकि अब दिल्ली ऐसा सेंटर बन चुका था कि जहाँ पर मुस्लिम रूल था, क्योंकि बाकी तो कोई और बचा नहीं। पहले सेंट्रल एशिया में जो ख्वारिज़म एम्पायर था वो था, है ना, जहाँ पर इस्लाम था, जब मुस्लिम थे, लेकिन अब तो वो भी हटा दिया मंगोल्स ने। तो यहाँ पर अब जो दिल्ली था वो ही अकेला ऐसा बचा था। तो इसीलिए जो दिल्ली था वो अब एक मुस्लिम स्टेट बचा था इस एरिया में। दिल्ली सल्तनत था जो मुस्लिम स्टेट की तरह, जो अब इस्लाम के लिए एक सेंटर बन चुका था। तो यहाँ पर लोग इस्लाम का हवाला देते हुए बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पर आ गए, दिल्ली आ गए, है ना, जो न्यू रूलर्स थे, और ये जो इस्लाम है, इस्लाम का यूज़ करके ये सब अपने आप में यूनिटी बना के रखना चाहते थे कि भाई हम भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, हम भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी इस्लाम को मानते हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो लोग थे बाहर से वो यहाँ जो दिल्ली है वहाँ पर आकर बस गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो तुर्किश जो इन्वेडर्स थे अब उनका कनेक्शन कट ऑफ हो गया। कहाँ से, जो लोग ख्वारिज़म एम्पायर से यहाँ पर आए, ठीक है, अब वहाँ पर तो पूरा मंगोल्स का रूल हो गया, अब वहाँ पर तो वो वापस जा नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक अटैचमेंट था, जो उनका कनेक्शन था उनके होमलैंड से, ठीक है, जो उनका होमलैंड था वो धीरे धीरे कट ऑफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो वो जो लोग ख्वारिज़म एम्पायर से उठ के जो यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, मंगोल्स के डर से, अब उनको अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से नहीं, सॉरी, इंडिया के हिसाब से अपने आप को चेंज करना था। ठीक है, अब उनको जो इंडिया के में जो रह रहे जो रूलर्स हैं, है ना, इंडिया के हिसाब से चलना था, अपने अंदर उन्हें बहुत सारे चेंजेस करने थे। ठीक है, यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए Mongol threat to India appeared in 1221, and after the defeat of Khwarizm ruler, the crown prince Jalaluddin fled and was pursued by Genghis Khan. अब जब मंगोल ने यहाँ पर, मंगोल को भी एक बार खतरा दिखाई देता है, मंगोल्स की तरफ से उनको धमकी मिलती है 1221 में। अब भारत को क्यों धमकी मिली मंगोल्स की तरफ से, क्योंकि जब ख्वारिज़म रूलर था, ठीक है, जब उन्होंने ख्वारिज़म एम्पायर पर अटैक किया मंगोल्स ने, तो वहाँ पर एक क्राउन प्रिंस था जलालुद्दीन। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन ख्वारिज़म, जब इसको लगा कि भाई मंगोल्स छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर पूरा सब कुछ इन्होंने हथिया लिया, तो अपनी जान बचाने के लिए ये कहाँ भागा, ये दिल्ली की तरफ भागा। ठीक है, चंगेज़ खान को ये बात पता चल गई। जो जलालुद्दीन था वो बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ा, ऐसा कहा गया, ठीक है ना, इंडस रिवर तक आते आते, लेकिन उसके बाद ये हार गया। ठीक है, और फिर अपने घोड़े को लेकर ये इसने रिवर क्रॉस करी और ये इंडिया में एंट्री कर ली इसने। किसने, जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन कौन है, ख्वारिज़म रूलर है। ठीक है, अब जो चंगेज़ खान था वो भी इससे लड़ते लड़ते 3 महीने तक वो भी रिवर इंडस तक रुका, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो भारत में नहीं जाएगा। ही डिसाइडेड नॉट टू क्रॉस इनटू इंडिया, क्योंकि उसके पीछे तो सेंट्रल एशिया भी था। उसने सोचा कि ऐसा ना हो इंडिया में उधर सेंट्रल एशिया अपने हाथ से छूट जाए, तो मैं किधर किधर देखूँ। तो उस टाइम पे उसको सेंट्रल एशिया ज़्यादा सही लगा, तो इसलिए वो भारत में नहीं आया। ठीक है,
लेकिन उसके बाद होता क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू से व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ चंगेज़ हैड डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया। पर अगर चंगेज़ वाकई में ही इंडिया में इन्वेड करने का अपना डिसीजन बना लेता तो क्या होता, हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता। ठीक है, ये पूरा जो ये दिल्ली सल्तनत ये खत्म हो जाता और कौन आ जाता, चंगेज़ खान आ जाता। द तुर्किश स्टेट इन इंडिया वॉज स्टिल टू फीबल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एंड पॉसिबली इंडिया वुड हैड टू अंडरगो डेथ, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन ऑन अ लार्ज फार एक्सीडिंग विच हैड टू इंड्योर एट द हैंड ऑफ द तुर्क्स। इसमें कहा है कि अगर चंगेज़ खान भारत में आ जाता तो पूरी तरह से जो तुर्किश स्टेट था, जो अभी तक बड़े मजे में रूल करा था एज अ दिल्ली सल्तनत, पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हो जाता, कमज़ोर पड़ जाता, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती, तबाह हो जाता, सब कुछ खराब हो जाता एक बहुत ही बड़े लेवल पे। ठीक है, अब जो पावर तुर्क्स के हाथ में से है वो सब उनसे छिन जाती। Iltutmish, who was ruling at Delhi at the time, tried to appease the Mongols by politely refusing a request from Jalaluddin for asylum. अब यहाँ पर उस टाइम पे जब ये जलालुद्दीन भागकर भारत में आता है, ठीक है ना, हेल्प लेने के लिए, तो यहाँ पर उस टाइम पे रूल चल रहा था दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का रूल चल रहा था। इल्तुतमिश को ये चीज़ पता थी कि वो इतना पावरफुल नहीं है ना उसकी सल्तनत इतनी पावरफुल कि वो चंगेज़ खान को रोक सके। तो इसीलिए उसने जलालुद्दीन से साफ साफ बोल दिया कि भैया हमें करो माफ़, है ना, हम आपको यहाँ पर नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, कि अगर मंगोल्स को ये बात पता चल गई या चंगेज़ खान को ये बात पता चल गई, वो तो आ जाएगा भारत में, है ना, और जो तुम्हारा हाल करा वही हमारा कर देगा। जलालुद्दीन रिमेन फॉर सम टाइम इन द एरिया बिटवीन लाहौर एंड द रिवर सतलज, दैट इज द सिस सतलज एरिया। अब जलालुद्दीन के पास और कोई चारा बचता नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है लाहौर और जो रिवर सतलज है उस वाले एरिया में, जो वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। This resulted in a series of Mongol attack and the river Indus ceased to be India western boundary। तो यहाँ पर उस टाइम पे कुछ अटैक्स लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, और फिर जो रिवर इंडस है उसे कौन सीज कर लेता है, इंडियन वेस्ट जो वेस्टर्न बाउंड्री में वो जो रिवर इंडस है वो सीज हो जाती है। लाहौर एंड मुल्तान वर बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इल्तुतमिश एंड हिज राइवल यल्दूज कुबाचा। ठीक है, जो लाहौर और मुल्तान है, अब ऐसा तो नहीं था इल्तुतमिश के पास भी, ऐसा नहीं इल्तुतमिश बड़ा फ्रीली बैठा, इल्तुतमिश के भी झगड़े पगड़े लगे रहते थे। ठीक है, लाहौर मुल्तान में जो उसके दूसरे राइवल्स थे इल्तुतमिश के, यल्दूज कुबाचा, ठीक है, वो इनके साथ, जैसे इल्तुतमिश एक स्लेव था, ठीक है, वैसे ही जो यल्दूज कुबाचा ये भी एक स्लेव थे। ठीक है, यहाँ पर यल्दूज और कुबाचा एग्जॉस्टेड देमसेल्फ इन द फाइट ऑफ लाहौर। ये यल्दूज कुबाचा ये भी अपनी मतलब हर तरफ फाइट चल रही है, ये लाहौर के लिए लड़ रहे हैं। अल्टीमेटली इल्तुतमिश वॉज एबल टू कॉन्क्वायर बोथ लाहौर एंड मुल्तान। लेकिन बाद में यहाँ पर जीत कर कौन निकलता है, इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश दोनों चीज़ें कॉन्क्वायर कर लेता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब लाहौर भी मेरा और मुल्तान भी मेरा। एंड दिस फॉर्म्ड अ फेयरली स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल। और लाहौर और मुल्तान को जीतते ही अब उसने अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर कर लिया था थोड़ा सा। ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो तैयार था, किससे, मंगोल से। आफ्टर द डेथ ऑफ द चंगेज़ खान in 1227 the mighty Mongol empire was divided among his son। अब जैसे ही चंगेज़ खान की हो जाती है डेथ 1227 में, ठीक है, अब जो बहुत बड़ा सा जो एम्पायर जो मंगोल एम्पायर बन चुका था, जो चंगेज़ खान ने एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर मंगोल एम्पायर बना दिया था, अब उसके बढ़ेंगे हिस्से उसके बेटों के बीच में। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मंगोल्स अंडर बट्टू खान ओवर इन रशिया। ठीक है, और यहाँ पर जो मंगोल था इस टाइम पे, मंगोल्स को कौन रूल करा था, जो रशिया वाला पार्ट था, बट्टू खान। ठीक है, हाउएवर टिल 1240 द मंगोल्स डेसिस्टेड फ्रॉम मेकिंग एनी इंक्रोचमेंट इन इंडिया बियॉन्ड द रिवर इंडस। अब यहाँ पर ये जो मंगोल्स थे अब यहाँ अपने आप में बड़े बिजी थे, इनका ध्यान ही नहीं जा रहा था भारत की तरफ, बिल्कुल भी इंडस के उधर इनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। द मेजर रीजन फॉर दिस वॉज द मंगोल प्री ऑक्यूपेशन विद इराक एंड सीरिया, क्योंकि अभी ये जो इनका इराक और सीरिया है वहीं तक इनका चल रहा था। ठीक है, सब कुछ। दिस गिव ब्रीदिंग टाइम टू द सुल्तान ऑफ दिल्ली टू ऑर्गेनाइज अ सेंट्रल स्टेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी इन इंडिया। अब यहाँ पर मंगोल्स अपने ही ताम झाम में यहाँ पर फंसे हुए थे। इस बीच अब क्या हो जाता है, जो दिल्ली में जो सुल्तान थे, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, उनको थोड़ा टाइम मिल गया अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, अपने स्टेट को सेंट्रलाइज करने का, अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करने का। ठीक है, इन 1241 Ter Bahadur, the commander of Mughal forces in Herat, Gur, Ghazni, Turkmenistan, appeared at Lahore, and despite urgent appeal to Delhi, no help was forthcoming and the governor fled from the town। अब यह होता क्या है, 1241 में एक तेर बहादुर नाम का कमांडर होता है ये मुगल फोर्सेस में। ठीक है, हेरात, गुर, गजनी, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जो लाहौर में आ जाता है। ठीक है, एन अर्जेंट अपील टू दिल्ली, नो हेल्प वॉज फोर्थकमिंग एंड द गवर्नर फ्लड फ्रॉम द टाउन। ठीक है, और ये यहाँ दिल्ली से अपने लिए हेल्प मांगता है। ठीक है, द मंगोल्स सैक्ड एंड ऑलमोस्ट डीपॉपुलेटेड द टाउन। ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ लड़ाई झगड़ा लग जाता है मंगोल्स के साथ, उसके मंगोल्स से खतरा हो जाता है, तो लाहौर तक भाग कर आता है और दिल्ली से हेल्प के लिए मतलब हेल्प मांगता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं आती है। इन 1245 मंगोल्स इन्वेस्ट इन मुल्तान। अब 1245 में क्या होता है, जो मंगोल्स है वो मुल्तान
पर आ जाता है भैया हमला करने के लिए। ओनली अ स्पीडी मार्च बाय बलबन सेव द सिचुएशन। लेकिन इस टाइम पे अब रूल किसका था भारत में? बलबन का था। और बलबन कामयाब हो जाता है मुल्तान को वापस से जीतने में, ठीक है ना, वो मंगोल्स को पीछे हटा देता है। When Balban was busy dealing with the threat to this position from his rival led by the Imamuddin Rihan, ठीक है। अब इधर बलबन को भी सिर्फ मंगोल्स का खतरा तो था नहीं, मंगोल्स यहाँ बलबन के भी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे दुश्मन पल रहे थे, ठीक है। उनमें से एक था इमामुद्दीन रिहान, ठीक है, इसके साथ भी इसका झगड़ा लग रहा था बलबन का। तो बलबन को उधर से भी देखना है, इधर से भी देखना है, भारत के अंदर रह के भी इसके झगड़े चल रहे हैं, भारत से बाहर जो इन्वेडर्स हैं वो भी झगड़े कर रहे हैं। द मंगोल्स फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर एंड होल्ड द लाहौर, ठीक है। अब जब बलबन इधर से इमामुद्दीन रिहान के साथ इसकी राइवल लगी रहती, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, तो मंगोल्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई और इस अपॉर्चुनिटी में मंगोल्स ने क्या करा? लाहौर को होल्ड कर लिया। इवन सब तुर्किश नॉबल इंक्लूडिंग शेर खान एंड द गवर्नर ऑफ मुल्तान थ्रू इन देयर लॉट्स विद द मंगोल्स, ठीक है। एंड ऑल दो बलबन फाउट अगेंस्ट द मंगोल स्टाउटली एंड द फ्रंटियर ऑफ दिल्ली ग्रेजुअली रेसिडेड फ्रॉम द रिवर झेलम टू द ब्यास विच फ्लॉट बिटवीन द रिवर एंड द सतलज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? और जब बाकी जो दूसरे जो तुर्किश नॉबल्स थे, ठीक है, उन जैसे शेर खान वगैरह हो गया जो मुल्तान का गवर्नर था, ठीक है, इसके भी किसके साथ झगड़े लग रहे थे? मंगोल्स के साथ लग रहे थे, क्योंकि मुल्तान और लाहौर तो ऐसी जगह थी कि वहाँ से तो बार बार जो मंगोल्स थे बार बार आ रहे थे, कभी मंगोल्स से कब्जा, फिर इधर से इधर वालों ने हटा दिया तो मंगोल्स पीछे हट गए, फिर उन पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो मंगोल्स का उनके साथ झगड़ा लगा ही रहता है ना। बलबन भी बहुत सारी कोशिशें करता है उन्हें दिल्ली से रोकने के लिए, ठीक है, और बलबन बार बार इनको मंगोल्स जो बढ़ने की कोशिश करते हैं बार बार हटा देता है, वो इन्हें सतलज रिवर से आगे इनको कभी आने ही नहीं देता है। मुल्तान वॉज रिकवर्ड बाय बलबन, ठीक है, और इसी में चलते चलते जो बलबन है वो बहुत ही अच्छे से ये वॉर वगैरह कर रहा था और मुल्तान को वापस से रिकवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मंगोल्स का प्रेशर तो बलबन के ऊपर हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से अटैक कर दें। इट वॉज दिस सिचुएशन दैट बलबन हैड टू फेस एज अ रूलर। तो जब बलबन रूलर बना तो उसको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। अब यहाँ बलबन समझ गया था कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके ना कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे थोड़ा शांति से रूल करना है। तो अब ये यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करता है और बोथ फोर्स एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, या तो डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेट हो जाओ थोड़े से, और या फिर फोर्सफुली हटाओ। He repaired the forts of Tabar Hind, Sunam and Samana and posted a strong force in order to prevent the Mongols from crossing the river Beas. सबसे पहले ये जो अपने फोर्ट्स है ताबर हिंद, सुनम, सुमान, जो पंजाब, ठीक है, सिंध वाला एरिया, वहाँ पर अपने फोर्ट्स को मजबूत करा लेता है, अपनी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहाँ पर जमा देता है, ठीक है। क्यों? जिससे कि जो मंगोल्स हैं वो रिवर ब्यास को क्रॉस ना कर सके। ही हिमसेल्फ रिमेन एट दिल्ली, ये दिल्ली को नहीं छोड़ता। बहुत सारे आपको रूलर्स ऐसे दिखाई देंगे कि जहाँ पर अटैक होता था वो वहीं पर जाकर रहना शुरू कर दिया करते थे कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना है तो हम वहीं पर चलते हैं। लेकिन बलबन ये गलती नहीं करता, क्योंकि बलबन को पता था कि उसके दुश्मन कब नहीं है, ठीक है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो एकदम आँख जमाए बैठे हैं कि जैसे बलबन यहाँ से कहीं जाए और ये दिल्ली को हम कॉन्क्वायर कर लें। तो इसीलिए किसी भी दूर के एक्सपेडिशन के लिए खुद नहीं चाहता है, ठीक है, अपने लोगों को छोड़ देता है वहाँ पर जो उसको पूरी जानकारी देते रहते हैं। Simultaneously, he sent diplomatic feelers to Halaku, the Mongol second Khan of Iran and the neighboring areas. अब यहाँ पर ये कहता है लड़ाई झगड़ा तो बहुत कर लिया, अब कहते हैं थोड़ा सा दोस्ती का हाथ ही बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर ये अपने डिप्लोमेट्स को भेजता है, ठीक है, ये हलाकू, ठीक है, एक मंगोल होता है ये ईरान में, है ना, वहाँ पर ये अपने इसको क्या कहते हैं डिप्लोमेट्स को भेजता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे एरियाज होते हैं वहाँ पर भी जो बलबन है वो अपने लोगों को भेजता है। इनवॉइस फ्रॉम हकालू रीच दिल्ली एंड वर रिसीव विद ग्रेट ऑनरी बाय बलबन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आसपास के जो एरियाज होते हैं मंगोल्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। इनवॉइस फ्रॉम हकालू रीच दिल्ली, उधर से जो हलाकू होता है वो भी अपने राजदूतों को दिल्ली में भेजता है, ठीक है, और यहाँ उनके जो राजदूत आते हैं उनको बड़े अच्छे से जो बलबन है वो ट्रीट करता है, ठीक है, जिससे कि एक दोस्ती वाला थोड़ा सा भाई माहौल थोड़ा बने, ठीक है। बलबन टेसिटली एग्री टू लीव द मेजर पोर्शन ऑफ द पंजाब अंडर द मंगोल कंट्रोल। बलबन तैयार हो जाता है कि ठीक है पंजाब का जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो आप चाहते हो मंगोल अपना रूल चाहते हैं, ठीक है, कर लो रूल, ठीक है। मंगोल्स ऑन देयर पार्ट डिड नॉट मेक एनी अटैक ऑन दिल्ली, और इसके बदले जो मंगोल्स है वो क्या बोलते हैं, हम दिल्ली पर कोई अटैक नहीं करेंगे, पंजाब का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हमारा और हम आपके दिल्ली पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। द फ्रंटियर हाउएवर रिमेन्ड अनडिफाइंड एंड बलबन हैड टू कंडक्ट ऑलमोस्ट एनुअल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द मंगोल्स इन ऑर्डर टू कीप दैम इन चेक एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन रेस्टिंग मुल्तान एंड प्लेस्ड इट एज एन इंडिपेंडेंट चार्ज अंडर हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस महमूद, ठीक है। तो जितनी बात बनती है, जितनी बात नहीं बनती है, तो वहाँ पर बलबन क्या करता है, अटैक करवा देता है और मुल्तान को जीत लेता है सक्सेसफुली। और वो क्या सोचता है कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट चार्ज मुझे पूरा मिल गया, और अपने बेटे को दे देता है वो ये चार्ज, ठीक है, जो बलबन का बेटा होता है प्रिंस महमूद, बलबन का सबसे बड़ा बेटा होता है प्रिंस महमूद, इसको चार्ज दे देता है मुल्तान का। इट वॉज इन द एफर्ट एट होल्डिंग द मुल्तान बेस लाइन एंड द प्रिंस महमूद एयर अपेरेंट ऑफ बलबन वॉज किल्ड इन एन एनकाउंटर। लेकिन यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो मारा जाता है, ठीक है।
ऑल्दो बलबन डाइड इन 1286, बलबन की डेथ कब होती है? 1286 में होती है। द स्ट्रैटेजिक एंड द डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट मेड बाय हिम कंटिन्यू टू सर्व द दिल्ली सल्तनत। देखिए अपने टाइम पे हमने देख लिया, ठीक है, कितने लड़ाई झगड़े सब कुछ करा इसने, शांति से नहीं रह पाया ये, है ना, यहाँ तक इसका जो बेटा है वो भी मारा गया इस चक्कर में। लेकिन बलबन की जो ये स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक जो अरेंजमेंट थे, ये जो बाकी जो दिल्ली सुल्तान आएंगे इनके लिए बड़े फायदेमंद के होंगे, ठीक है। अब 1292 में क्या होता है? अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला कौन है? ये ग्रैंड सन है हलाकू का, ठीक है। हलाकू वही है जिससे बलबन दोस्ती करना चाह रहा था। तो ये अब्दुल्ला होता है, ये ग्रैंड सन होता है हलाकू का। एडवांस्ड ऑन दिल्ली विद 1,50,000 हॉर्सेज, बढ़ जाता है दिल्ली की तरफ इतने सारे, ये 1.5 लाख घोड़े लेके। ही वॉज डिफीटेड बाय जलालुद्दीन खिलजी नियर बलबन्स फ्रंटियर लाइन ऑफ ताबर हिंद एंड सुनाम। अब जैसे ही ये घुसने की कोशिश करता है ताबर हिंद में आते ही, जो फिलहाल आपका भटिंडा है वहाँ पर आते ही, ये जो अब्दुल्ला होता है, ये हलाकू का जो पोता होता है ये, ठीक है, ये बहुत बुरी तरह हार जाता है किससे? जलालुद्दीन खिलजी से, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी से हार जाता है ये, ठीक है। यहीं शुरुआत में ही हार जाता है, भटिंडा के आसपास, पंजाब के आसपास। द डिमोरलाइज्ड मोंगोल्स आस्क्ड फॉर ट्रू and 4,000 Mongols who had embarrassed Islam and came over to the side of Indian rulers and settled down near Delhi। जो भी अपने साथ ही बहुत सारे जो मंगोल्स रूलर लाता है वो भी क्या करते हैं? वो यहीं इस्लाम को मान के और यहीं इंडियन रूलर्स के साथ वो तो आराम से यहीं दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। द मंगोल्स अटैम्प्ट टू पास बियॉन्ड द पंजाब एंड टू अटैक दिल्ली itself was due to charges in the Central Asian politics and the Mongol Khan of Iran had on the whole maintained friendly relation with the Sultan of Delhi। देखिए जो बाकी जो मंगोल्स रूलर थे, यहाँ जो मंगोल का जो एरिया था ना, जो चंगेज़ खान था वो अपने सारे बेटों में बराबर बांट के गया था जो उसका एम्पायर था। तो उसमें कुछ एरिया तो शांति से काम कर रहे थे, कुछ एरिया ऐसे थे जो बड़े लड़ाई झगड़े में से थे। तो उन्हीं में से जो ये ईरान वाला पार्ट था, ठीक है, मंगोल्स वाला, ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है दिल्ली सुल्तान के साथ, ठीक है। देयर राइवल्स इन द ईस्ट वर द चगताई मंगोल्स हु रूल्ड ओवर ट्रांस ऑक्जेनिया। इनके जो राइवल्स थे वो कौन थे? चगताई। तो ये जो मंगोल्स के चारों बेटों की जो ये टाइमिंग थी, ठीक है ना, ये अलग अलग, जैसे कि ये थे मंगोल, चंगेज़ खान हो गया, तो चंगेज़ खान का पूरा एम्पायर है, ये आगे चल के 4 हिस्सों में बढ़ गया। तो ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। उन्हीं में से एक था चगताई, ठीक है, जो थोड़ा ईस्टर्न साइड पे था, ठीक है। मंगोल्स हु रूल्ड ओवर ट्रांस ऑक्जेनिया, जो ट्रांस ऑक्जेनिया वाले उस पर रूल कर रहा था। ये ट्रांस ऑक्जेनिया वाला पार्ट वो है जो तुर्कमेनिस्तान, थोड़ा सा उज्बेकिस्तान वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारा एरिया ये चगताई के हाथ में था। द रूलर ऑफ द ट्रांस ऑक्जेनिया दवा खान बींग अनेबल टू प्रिवेल अगेंस्ट खान ऑफ ईरान मेड एन अटैम्प्ट टू कॉन्क्वायर इंडिया, ठीक है। तो जैसे ही जो चगताई जो रूलर्स थे कि जैसे ही भारत में घुसने की कोशिश करते थे, यहाँ पर इनको रोकने वाले कौन थे? है ना, ये इल खान ऑफ ईरान, क्योंकि इल खान ऑफ ईरान के अच्छे रिलेशन थे किसके साथ? भारत के साथ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा कांटा बन जाते थे, ठीक है। From 1297, he mounted a series of campaigns against the fort defending Delhi, and in 1299, a Mongol force of 2 lakh under his son कुतुबुल्लु ख्वाजा अराइव टू कॉन्क्वायर दिल्ली, ठीक है। लेकिन ये नहीं मानते हैं। 1299 में एक मंगोल की फोर्स आती है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, और अपने बेटे को भेजता है ये जो यहाँ पर जो ट्रांस ऑक्जेनिया का दवा खान जो ये रूलर होता है, अपने बेटे को भेजता है ये कुतुल्लु ख्वाजा कि जाओ भाई दिल्ली को कॉन्क्वायर करके आओ। द मंगोल्स कट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दिल्ली विद द नेबरिंग एरियाज एंड इवन एंटर्ड मेनी स्ट्रीट इन द सिटी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम द मंगोल हैज लॉन्च अ सीरियस कैंपेन टू एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली। यहाँ पर इस टाइम पर जो मंगोल्स थे वो भारतीयों का जो इंडियन जो रूलर्स थे उनका कनेक्शन कट ऑफ कर देते हैं बाकी सब जगहों से, और यहाँ पहली बार जो मंगोल्स थे सीरियसली वो भारत में अटैक करने के मकसद से बढ़ते हैं। इन अ नंबर ऑफ एक्शन द इंडियन आर्मीज हेल्ड देयर ओन, though in one isolated action the famous general Zafar Khan died, and after some time Mongols withdrew without risking a full-scale battle. In 303 the Mongols appeared again with a force of 120, and Alauddin Khilji, who was campaigning in Rajput against Chittor, rushed back and fortified himself as his new capital Shri New Delhi। लेकिन यहाँ पर जो मंगोल्स थे ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भारत ऐसे ही खुला छोड़ रखा था कि आओ कोई भी अटैक कर लो, नहीं, यहाँ पर भी रूलर्स थे, ठीक है, और फेमस जनरल थे। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से इनको रजिस्ट करते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट करने वाले वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये उस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी है, ये इनका मंगोल्स के साथ ही वॉर चल रहा था, और जो दूसरे राजपूत रूलर्स थे चित्तौड़ वगैरह उनके साथ भी चल रहा था। ये अलाउद्दीन खिलजी है वो पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं यहाँ पर इनको हराने में, और ये एक अपनी नई कैपिटल बनाते हैं सिरी, ठीक है, दिल्ली के पास। द टू आर्मीज कैंपेन फेसिंग ईच अदर फॉर 2 मंथ, और इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक साथ 2 आर्मियों को फेस कर रहा था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिटीजन ऑफ दिल्ली हैड टू सफर मैनी हार्डशिप, और यहाँ पर लोग कौन पिस रहा था? जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा पिस रहे थे यहाँ पर। देयर वर डेली स्क्रिमिशेस, फाइनली द मंगोल्स रिट्रीटेड अगेन विदाउट हैविंग एनी अचीव्ड एनीथिंग, और यहाँ पर अब मंगोल्स हार मान जाते हैं बिना कुछ हाथ लगे। वो यहाँ से लगता है कि भाई अब यहाँ से तो चलना ही सही है।
These two invasions of Delhi showed the Sultan of Delhi could match themselves against the Mongol, and something which the Central of West Asia ruler had not been able to do till then. And at the same time, it was a Western warning to the Sultan of Delhi, and Alauddin Khilji now takes serious step to raise a large and efficient army and repair the fortress near the Byas. अब कहीं ना कहीं इस अटैक से जो यहाँ भारत में रहने, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो रूलर्स थे, उनको पता चल गया था कि मंगोल्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो मंगोल्स है उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, उन्हें इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड से जो हमें अटैक होते हैं, ठीक है, हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए एक बहुत ही सीरियस स्टेप लेते हैं, अपनी एक बहुत ही बढ़िया आर्मी तैयार करते हैं, अपने जो फोर्टेस हैं ब्यास रिवर के आसपास बहुत अच्छे से अपने जो फोर्टेस वगैरह उनको रिपेयर कराते हैं। ही वॉज दस एबल टू रिपेल विद द ग्रेट स्लॉटर द मुगल इन्वेजन विच टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर। और इसी वजह से यहाँ पर इनके समय में जितने भी मुगल जो मंगोल इन्वेजन्स होते हैं, ये इनसे अपनी जो सल्तनत होती है उसको बचा के रख पाते हैं, क्योंकि हमने आपको तैयार कर लिया था। In 1306, Dawa Khan, the Mongol ruler of Transoxania, died and his death was followed by confusion and civil war. अब 1306 में जो ये दवा खान था, ठीक है, मंगोल रूलर था ये ट्रांसऑक्सेनिया का, यही सबसे ज़्यादा जो इसी को परेशान था यही, है ना, कि भाई मुझे अटैक करना है, अपने एरिया को एक्सटेंड करना है। अब इसकी हो जाती है डेथ, ठीक है। अब जैसे इसकी डेथ हुई फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट, सिविल वॉर क्रिएट, ठीक है, कि अब अगला रूलर कौन बनेगा, अब ये जो पूरी एम्पायर है किसके हाथ में जाएगी। द मंगोल्स नाउ सीज टू बी थ्रेट टू इंडिया अंटिल अ न्यू कॉन्क्वायर तैमूर यूनिफाइड द मंगोल्स। यहाँ पर फिर मंगोल्स इंडियन के बीच में झगड़े चलते हैं, और इन्हीं के बीच एक नया कुछ टाइम बाद मंगोल्स को बचाने के लिए मंगोल्स को फिर से, क्योंकि इसके मरते ही दवा खान के मरते ही जो मंगोल्स है वो वीक हो जाते हैं। अब कुछ टाइम तक लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, लेकिन इसके बाद जो मंगोल्स हैं उनको यूनिफाइड करने के लिए फिर से एक यहाँ पर इंसान आएगा, जिसका नाम है तैमूर, ठीक है, नाम सुना है सबने, है ना, तैमूर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कन्फ्यूजन अमंग द मंगोल्स द रूलर ऑफ दिल्ली वर एबल टू रिकवर। अब यहाँ पर मंगोल्स के बीच में तो क्या कन्फ्यूजन फैल चुकी थी, इसी चीज़ का फायदा कौन उठाते हैं, जो रूलर्स होते हैं दिल्ली के, है ना। अब टाइम आ गया तो दिल्ली के रूलर्स का कि भाई अब तक तो हम बड़े डरे रहते थे, अब तुम डरो, ठीक है। तो जो ये दिल्ली के रूलर्स थे ये वापस से लाहौर को कन्क्वायर कर लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल अप टू द रिवर इंडस, और इंडस तक बिल्कुल अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं ये, कि अब हम किसी से नहीं डरने वाले, ठीक है। It will thus be seen that during the entire 13th century, the Sultanate of Delhi had to face a serious danger from the northwest. Although Mongols were gradually able to bring almost the entire Punjab as well as the Kashmir under their control and to threaten Delhi due to the firmness and vigor of the Turkish ruler and their diplomacy, this threat was averted. And Punjab was recovered. However, the serious threat posed to the Sultan of Delhi by the Mongols had a powerful effect on all the internal problem of the Sultan. यहाँ पर यही कहा गया है कि किस तरह से पूरा जो 13th सेंचुरी हमने देख लिया, दिल्ली सल्तनत के ऊपर किस तरह से बाहर से खतरा मंडराता ही रहता है, नॉर्थ वेस्ट साइड से। जो मंगोल्स हैं वो कभी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, कभी जो यहाँ के रूलर्स हैं वो उनको यहाँ से भगा देते हैं। पूरी तरह से जो पंजाब कश्मीर वाला पार्ट था उसमें हमेशा दोनों के बीच में धक्का मुक्की हम कह सकते हैं लगी रहती थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो तुर्किश रूलर होते हैं वो अपनी डिप्लोमेसी के चलते अपना जो पंजाब है उसको वापस से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। और जो एक सीरियस थ्रेट था दिल्ली सल्तनत पे मंगोल्स का कुछ हद तक कम हो जाता है, और बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आगे जो स्ट्रगल है अभी दिल्ली सल्तनत की लाइफ में, ठीक है, वो और कैसे फेस करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे एक बहुत ही जो क्रूअल रूलर आएगा तैमूर, ठीक है ना, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके लिए इतना ही, आपको बस एक बेसिक नॉलेज बना के रखनी है, कौन भारत में आया, किस तरह से भारत वालों ने यहाँ पर डील किया, ठीक है। तो ये देखना है आपको। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा मुझे पढ़ाया हुआ, मुझे आप ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।